जी डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि आप मेडिकल के शोबे में जब आई तो आपने साइकेट्री चूज़ की, तो ये सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि साइकेट्री क्या है और एक साइकेट्रिस्ट जो है वो किस मर्ज़ का इलाज करता है। साइकाट्रिस्ट जो है पहले तो मैं साइकाट्री से रिलेटेड आपको बता देती हूँ कि हमारा जो जहन है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हमारी इमोशंस हैं वो हमारा जहन कंट्रोल कर रहा होता है, और हमारी फीलिंग्स और इमोशंस में जब कभी ख़राबी आती है, कोई डिसऑर्डर बनता है, तो वो साइकाट्री की फील्ड में मैनेज किया जाता है। तमाम ज़हनी अमराज जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, ये वो तमाम अमराज हैं जो कि आपकी ज़हनी बीमारी कहलाते हैं और जहन में किसी भी किस्म की कमी बेशी की वजह से हो सकते हैं। साइकेट्रिस्ट जो है उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। वो तमाम लोग जो कि स्पेशलाइज्ड डिग्री लेते हैं, पहले डॉक्टर बनते हैं और फिर उसके बाद पाकिस्तान में FCPS किया जाता है, 4 से 5 साल की ये डिग्री है, जिसके बाद आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट कहलाते हैं। इसके अलावा इसकी एक सब फील्ड भी आप कह सकते हैं, इसके साथ एक और फील्ड भी है जिसे हम साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। वो लोग बातों से इलाज करते हैं, वो लोग डॉक्टर्स नहीं होते, लेकिन वो काउंसलिंग के लिए उन्होंने कुछ मास्टर डिग्रीज ली होती हैं और अपनी फील्ड में उस तरीके से स्पेशलाइज किया हुआ होता है। सो साइकाइट्री और साइकोलॉजी ये दो चीज़ें हैं जो कि साथ साथ रन करती हैं। डिप्रेशन का इलाज कैसे मुमकिन है? डिप्रेशन का इलाज बिल्कुल मुमकिन है। देखें, जब भी हम किसी ज़हनी बीमारी के इलाज की बात करते हैं तो उसको हमेशा हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक है काउंसलिंग और एक है दवाइयों के ज़रिए इलाज। जब इंसान का मर्ज़ जो है वो माइल्ड फॉर्म में होता है, थोड़ा होता है, तो हम उसको गाइड करते हैं कि वो सेल्फ हेल्प के साथ और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के साथ या बातों के इलाज के साथ जो है वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें। लेकिन अगर वो मॉडरेट टाइप का है या उसके अंदर जो है वो सवेयर टाइप का है, तो फिर उसके साथ हमें मेडिकेशन का यूज़ जो है वो करना पड़ता है। इसके लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं उसके 2 से 3 ग्रुप्स हैं, जिनमें एक जो है वो है SSRIs, इन्हें सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स बोला जाता है। इसके अलावा TCS हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। तो ये कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स के ग्रुप्स हैं जिनको हम मुख्तलिफ डोजेज़ के अंदर देते हैं और डिप्रेशन का इलाज किया जाता है। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जो डिप्रेशन की दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, हमारे यहाँ आवाम इस चीज़ को समझती है कि जो नींद की दवाइयाँ हैं वो भी डिप्रेशन का इलाज करती हैं। ऐसा नहीं है। एक साइकाइट्रिस्ट के पास अगर आप जाते हैं, यूजुअली लोग ये इमेज लेते हैं कि साइकाइट्रिस्ट आपको नींद की दवाइयाँ देता है और सुला देने वाली दवाइयाँ देता है। ऐसा नहीं है। अगर आप किसी स्पेशलाइज्ड साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको आपके मर्ज़ को असेस करके उसके से रिलेटेड डिप्रेशन है, चाहे वो एंजाइटी है, चाहे वो कोई और डिसऑर्डर है, वो उसकी दवाई ज़रूर देता है। इसके साथ क्या है कि हमारी जो दवाइयाँ हैं इनमें जब आप इन्हें शुरू करते हैं तो ये स्लो एक्टिंग होती हैं और ये थोड़ा सा टाइम लेती हैं अपना असर करने में, और स्टार्टिंग में इसमें नींद का थोड़ा सा फैक्टर आता है, जिसकी वजह से आवाम इसको इस चीज़ से कंफ्यूज करती है कि उनको नींद की दवाइयाँ दे दी गई हैं। जबकि नींद की दवाइयाँ वो हैं, जैसे आपने बहुत सारी दवाइयों के नाम भी सुने होंगे, वेलियम है, अल्प्राजोलम है, ये वो दवाइयाँ हैं जो कि आप किसी भी मेडिकल स्टोर से ये कह के ले लेते हैं कि हमें नींद की दवाई दे दें, हमें नींद नहीं आ रही। तो पहले तो इस चीज़ को कंडेम करने की ज़रूरत है कि ऐसी दवाइयाँ बगैर डॉक्टर की इजाज़त के बगैर जो है वो इस्तेमाल ना करें, और इसके साथ साथ ये जो अपनी सोच है इसको बदलें। एक साइकाइट्रिस्ट आपको नींद की दवाइयाँ नहीं देता, बल्कि नींद की दवाइयाँ छुड़वाने के लिए आपकी हेल्प भी करता है। जी डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे लोग जो डिप्रेशन में मुब्तला हो जाते हैं वो इससे कैसे बचें, उनको डिप्रेशन ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ये दो अलग-अलग बातें हैं। एक शख्स जिसको डिप्रेशन है और वो डायग्नोज्ड है या उसको महसूस हो रहा है कि बाकी तमाम चीज़ें करने के बावजूद भी वो डिप्रेशन से बाहर नहीं आ रहा, तो उसको डेफिनेटली दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए और उसे साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए ताकि वो प्रॉपर हेल्प ले सके। अब आपने बात की कि एक नॉर्मल इंसान जो है वो डिप्रेशन से कैसे बच सकता है। उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, आप उतना ज़्यादा ज़हनी अमराज से दूर रहेंगे।
अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल रखें। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि सबके लिए टिप्स हैं कि किस तरह हम ज़हनी अमराज के साथ से बच सकते हैं। अगर आप सबसे पहले हम नींद की बात कर लेते हैं, क्योंकि लोग बहुत कॉमनली ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें नींद नहीं आती, तो हम इसके लिए क्या करें। नींद जो है, नींद का ना आना वो एक अलामत हो सकती है किसी भी ज़हनी मर्ज़ की। तो अगर तो होली सोली सिर्फ और सिर्फ नींद का प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप अपना एक टाइम मैनेज करके रखें। अगर हर एक नॉर्मल इंसान को तकरीबन 6 से 7 घंटे नींद जो है वो चाहिए होती है, तो अगर आप अपनी नींद प्रॉपर रखेंगे और एक टाइम पे रखेंगे तो आपको कोई भी ज़हनी बीमारी से आप दूर रहेंगे। इसके साथ साथ जो है, अगर जैसे मैंने कहा कि हमें ऑर्गेनाइज रहने की ज़रूरत है। आप सुबह उठें, अपना एक रूटीन बनाएं, सोने और जागने का टाइम एक होना चाहिए। ये नहीं है कि एक दिन आप रात को 2 बजे सो रहे हैं और उससे अगले दिन आप रात को 8 बजे सो रहे हैं, तो ये चीज़ें आपकी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं। नींद के अलावा जो चीज़ बेहतर करने की ज़रूरत है वो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन। सुबह उठते हैं, हम काम पे जाते हैं, आप काम पे जाएं, डेफिनेटली वो हर किसी की ज़रूरत है। उसके बाद जब आप वापस आते हैं तो कुछ थोड़ा सा टाइम पूरे दिन में से अपने लिए निकालें, जैसे 1 घंटा है, 2 घंटे हैं, जिसके अंदर आप वो काम करें जो कि आपको पसंद है या आपकी हॉबीज़ हैं। इससे क्या होगा कि आपका जहन जो है वो फ्रेश होगा। इसके साथ साथ जो है आप कोशिश करें कि हर चीज़ को सेगमेंट्स में रखें। अपनी फैमिली को थोड़ा बहुत टाइम दें, आधा घंटा, पौना घंटा अपने फैमिली वालों से बातचीत करें। अपना जो टाइम है उसे पॉजिटिवली यूज़ करें और पूरे 24 घंटों में से कोशिश करें कि आप कुछ ना कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर रखें। फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, वर्जिश हो सकती है या 45 मिनट वॉक है, हर नॉर्मल इंसान को करनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि हमारे जहन के अंदर, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें हम एंडोर्फिन्स बोलते हैं। अगर उनकी रेगुलेशन होती रहे, जैसे कि जो कि एक्सरसाइज से होती है, तो हम मेंटल इलनेस का शिकार नहीं होते, डिप्रेशन का शिकार नहीं होते, एंजाइटी का शिकार नहीं होते, किसी और मेंटल इलनेस का शिकार नहीं होते। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप अगर अपनी डेली रूटीन के अंदर शामिल करेंगे तो आप जो है वो डिप्रेशन में या किसी भी ज़हनी बीमारी में मुब्तला नहीं होंगे। इसके साथ साथ कोशिश कीजिए कि वो तमाम हेल्दी हैबिट्स रखें, हेल्दी डाइट रखें कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे, क्योंकि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है उसको ना कोई फिज़िकल इलनेस होती है और ना ही कोई मेंटल इलनेस होती है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आफिया मलिक और पाकिस्तान की एक मारूफ ज़हनी माहिर ज़हनी अमराज हैं, और इनसे आप हमारी स्क्रीन पे इनका नंबर आ रहा है, इनकी वेबसाइट का, इनके फेसबुक पेज का जो है वो तफसील जो है हमारी स्क्रीन पे आ रही है। अगर आपको कोई ज़हनी अमराज की शिकायत है या आपके आसपास कोई ऐसा बंदा है जिसका आप इलाज करवाना चाहते हैं, तो आप इन नंबर से हमारी डॉक्टर आफिया मलिक साहब से बात कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप बताएं कि जो ज़हनी अमराज के जो मरीज़ हैं, डिप्रेशन के जो मरीज़ हैं, उनको कोरोना कैसे मुतासर कर रहा है? देखिए, जो कोरोना की जैसे पैंडमिक है, इस वक्त वबा है, तो जो सिर्फ ना सिर्फ ज़हनी अमराज में मुब्तला हैं वो लोग, बल्कि आम लोग भी बहुत ज़्यादा ज़हनी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। इस वक्त जो है डिप्रेशन, आपने जैसे बात की, खाली सिर्फ डिप्रेशन नहीं है जो कि कोरोना के साथ एसोसिएटेड है। बहुत सारी ऐसी ज़हनी बीमारियां हैं जो कि कोरोना की वजह से दोबारा से सामने आ रही हैं या ज़हनी अमराज जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसके अंदर मैं थोड़ी सी डिटेल से आपको बताती हूँ। जब कोरोना का ये स्टार्ट हुआ सारा मसला और वबा आई, तो लोगों के अंदर ज़ाहिर सी बात है, जब भी कोई हादसाती कैफियत आती है तो इंसान के अंदर स्ट्रेस जनरेट होती है, स्ट्रेस आती है, डिप्रेशन होता है और एंजाइटी होती है। एक डॉक्टर जो है वो कितना सोशल वर्क करता है और किस तरह से आपने अपनी शोबे में रहते हुए कितना सोशल वर्क किया? देखिए, डॉक्टरी की जो फील्ड है, ये तो मेरा ख्याल में कि इसमें जितना ज़्यादा हमारी पब्लिक डीलिंग होती है और जितना ज़्यादा हम अपने शोबे से रिलेटेड लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी भी शोबे में है। तो सोशल वर्क जो है वो आपका उसी वक्त स्टार्ट हो जाता है एक डॉक्टर की लाइफ में, जैसे आप डॉक्टर बन के बाहर निकलते हैं। तो सोशल वर्क सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट तो आपके घर से होता है कि आपके घर वाले आपसे मशवरे ले रहे होते हैं,
आपको पूछ रहे होते हैं कि हम कौन सी दवाई लें, क्या करें। सो मच स्पेशलिस्ट से मिलकर आते हैं, उसके बाद आपसे आके पूछते हैं कि भाई अच्छा ये दवाई ठीक है या नहीं है। तो तब से आपको जो है ना वो आपका काम आप समझ लेंगे चल गया आपने शुरू हो गया। फिर उसके बाद आपकी अपनी सोसाइटी के अंदर, आपके अपने आसपास के लोगों में, फिर जिस तरह पेशेंट्स आपको आके मिलते हैं, आपसे बात करते हैं, आप उन्हें जेन्युइनली हेल्प आउट करते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बेहतर सोशल वर्क और कोई है नहीं। तो मैं भी इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ। कभी मैं फ्री कैंपिंग कर लेती हूँ, कुछ थोड़ा अगर हम लाहौर की साइड से बाहर निकल जाएं तो वहाँ पे फ्री कैंप्स कर लेती हूँ, ताकि वो लोग अप्रोच कर सकें जो कि पैसों से अपना इलाज नहीं करा सकते, या फिर वो लोग जिनकी अप्रोच लाहौर तक नहीं है। इसके साथ साथ ये है कि कुछ कहीं पे भी अब मेरा दूसरा जो एक काम है जिसको मैं बहुत कीनली कर रही हूँ, वो है अवेयरनेस प्रोग्राम रिलेटेड टू माई फील्ड के जो साइकाइट्री है इसको बहुत ज़्यादा डिफरेंट एंगल से देखा जाता है। तो मेरा एक ये मिशन है कि मैंने लोगों के जहन में इसके लिए पॉजिटिव सोच लेकर आनी है और लोगों को ये बताना है कि फ़िज़िकल सेहत जो है जितनी इम्पॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा आपकी ज़हनी सेहत इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स करती हूँ, और अगर वैसे भी पेशेंट्स मुझे अप्रोच करें तो उनको बताती रहती हूँ। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें हम स्टार्ट करते हैं, रिसर्च है जिनको हम स्टार्ट करते हैं, सो दैट उनके अच्छे कंक्लूजन्स निकलें और सबके लिए वो फ़ायदेमंद साबित हों। जी, आप एक डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर के साथ साथ आपने बताया कि मैं एक टीचर भी हूँ, तो आप इतने सारे काम कैसे करती हैं और किस तरह से आप मैनेज करती हैं? और टीचर जो आप हैं वो क्या पढ़ाती हैं, किस तरह से, कौन से स्टूडेंट आपके पास आते हैं? टीचिंग जो है आपको पता है कि ये एक मुझे शुरू से इसके अंदर इंटरेस्ट है, और मुझे लगता है कि जितना नॉलेज इंसान के पास हो आप उसको फैलाएं और आगे बताएं, ये एक सदका जारिया है। और हमारे मज़हब में भी इसके बारे में बहुत सारी हिदायत हैं। टीचिंग जो है ख़ास तौर पे हम लोग मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड ही करते हैं। जब मैं साइकाइट्री में आई उसके बाद स्पेशलाइजेशन के बाद हम जब ऐसे में जिला हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ, तो वहाँ पर हमें डिफरेंट क्लासेस दी जाती हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स दिए जाते हैं जो हमें बताने होते हैं। एक ख़ास सब्जेक्ट है जिसको हम बिहेवियरल साइंसेस बोलते हैं। बिहेवियरल साइंसेस जो है वो जो हमारे अंडर ग्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं, जो MBBS कर रहे होते हैं अभी, उनको पढ़ाया जाता है। और ये मैं यहाँ भी आपको ये बात भी बताती चलूँ कि इस सब्जेक्ट्स की अपनी इम्पोर्टेंस है। ये वो सब्जेक्ट है जो हमें मेडिकल एथिक्स सिखाता है, हमें ये बताता है कि मरीज़ों के साथ आपने किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, कैसे बताना है उनको, या उनसे कैसे बातचीत करनी है। एक तो तरीक़ेकार ये है कि मेडिकल स्टूडेंट्स को या जो भी मेडिसिन करता है उसे हम ये तो बताते हैं कि आपने इस बीमारी का इलाज कैसे करना है, लेकिन क्या उसको ये बताया जाता है कि आपने मरीज़ के साथ बातचीत कैसे करनी है, आपके क्या व्यूज़ होने चाहिए, या आपका बोलने का अंदाज़ कैसा होना चाहिए उसके ऊपर, और हमारे मेडिकली क्या क्या मॉरल्स हैं उसके ऊपर इसमें बात की जाती है। तो ये बिहेवियरल साइंसेस जो है इसको हम डिफरेंट स्टेजेस पे, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। वो अब जो है वो तमाम टाइम आपने पूछा कि वो मैं मैनेज कैसे करती हूँ, तो जिना हॉस्पिटल के अंदर जब हमारे क्लासेस होते हैं वो हम वहाँ पे ले लेते हैं, डिफरेंट जितने भी कंसल्टेंट्स हैं उनको दिए जाते हैं। और उसके साथ साथ ये है कि टीचिंग के लिए तो मैं हर वक्त ही कोशिश करती हूँ कि अगर कोई मुझसे इंडिविजुअल लेवल पर भी पूछे तो मैं उसको ज़रूर गाइड करती हूँ कि आप साइकाइट्री से रिलेटेड कोई बात पूछना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए हमेशा मेरे दरवाजे जो हैं वो खुले हैं और वो मुझसे पूछते रहते हैं। डॉक्टर आफिया मलिक, आप बताएं कि डिप्रेशन जो है वो क्यों होता है और इसकी क्या क्या अलामत है? डिप्रेशन जो है इसको हम अपनी ज़ुबान में अगर मोर ज़्यादा स्पेसिफिक कर लें तो उसमें आता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसको बोलते हैं हम लोग मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। डिप्रेशन जो है, देखें, हर इंसान जो है अपनी सिचुएशन के मुताबिक उदास हो सकता है,
ये नॉर्मल उदासी से थोड़ा सा हट के है। अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी जो उदासी है वो 2 हफ्ते पे से ज़्यादा लंबी हो रही है, जिसके अंदर आपको मुसलसल मूड जो है वो आपका उदास रह रहा है, और पहले जिन चीज़ों में आपको दिलचस्पी महसूस होती थी वो अब आपके लिए उतनी दिलचस्प नहीं रही, आप बोरियत महसूस करते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको यूँ लगता है कि आपकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा मायूसी की तरफ जा रही है, उसमें उदासी रह रही है, आपको अपना आप वर्थलेस लगता है, होपलेसनेस होती है, या फिर खुदा न खास्ता आपको ऐसी सोचें आती हैं कि आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लें या खुदकुशी कर लें, ये वो तमाम अलामात हैं जो कि एक डिप्रेसिव इंसान या एक डिप्रेशन में जो मुब्तला होता है शख्स, वो इनको शो करता है। तो ये ऐसे नहीं है कि जैसे हर बंदा ये बोल देता है कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मैं तो डिप्रेस हो गया हूँ। इसका एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है जिसे हम लोग फॉलो करते हैं, और उसके मुताबिक फिर हम देख के जब अगर एक इंसान को तमाम अलामात आते हैं तो फिर उसका इलाज किया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आफिया मलिक, और इनसे हमारी बातचीत चल रही है। आपसे सवाल ये है कि आपकी जो फैमिली है वो आपको किस हद तक सपोर्ट करती है? मेरी फैमिली जो है, देखिए फैमिली जो है ना, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है किसी भी इंसान के लिए, किसी पार्ट पे एक्सेल करने में, चाहे वो आपका शोबा है, आपका घर है। जब तक आपको फैमिली सपोर्ट नहीं होती, चीज़ें उतनी अच्छी तरीके से आप मैनेज नहीं कर सकते। और शायद मेरे पीछे भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो खुद भी डॉक्टर हैं, इसलिए शायद वो मेरी बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे मैं लैक करती हूँ वो उस चीज़ को समझते हैं। वो सर्जन हैं तो वो उनके पास भी वैसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो जब मेरे पास वक्त नहीं होता तो वो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। इसके साथ साथ मेरे जो बाकी रिलेशंस हैं, जैसे मेरे फादर इन लॉ हैं, मदर इन लॉ हैं, वो भी बहुत अकोमोडेटिंग हैं। और जिन दिनों जब मेरी शादी हुई, मेरी शादी को तकरीबन 8 साल हो गए, तो जब मेरी शादी हुई तो उस वक्त तक मैंने अपने एग्ज़ाम्स नहीं दिए हुए थे। मैंने अपने तमाम एग्ज़ाम्स अपनी शादी के बाद दिए, और उसमें मुझे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और मेरे एग्ज़ाम्स क्लियर करने में और मेरी फैमिली बनाने में उन लोगों का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर आप फ़ारग औकात में आप क्या करती हैं? रिजवान साहब, वैसे फ़ारिग औकात तो बहुत ज़्यादा होते नहीं हैं, तो लेकिन जब भी घर पे होती हूँ तो कोशिश होती है कि अपने रिलेशनशिप्स जो हैं उनको अच्छा रखूँ, अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से थोड़ा मिलूँ जुलूँ, या फिर यह है कि बच्चों को टाइम दूँ। उसके अलावा थोड़ा बहुत मुझे रीडिंग का शौक़ है, कुछ बुक्स वगैरह पढ़ लेती हूँ। लेकिन अब चूँकि मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा हो गई है तो बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं निकलता, लेकिन बाकी जो टाइम निकलता है उसमें मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली होती है, तो उनको टाइम देते हैं। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत ही प्यारी गेस्ट डॉक्टर आफिया मलिक, और बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू इनके साथ हो रही है। तो डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि आप इतनी मसरूफ़ लाइफ गुजार रही हैं, आप सुबह आप जना हॉस्पिटल होती हैं, शाम में आप क्लिनिक कर रही होती हैं, पेशेंट्स देख रही हैं, तो आपने बताया कि मेरी फैमिली है, मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं, उनको कब टाइम मिलता है? बड़ा ये ज़रूरी सवाल भी है, और ये भी है कि शायद ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी ये चीज़ है कि पता नहीं मैं बच्चों को प्रॉपर टाइम दे पा रही हूँ या नहीं। लेकिन जैसे मैंने हमें हर चीज़ को ना सेगमेंटाइज या फ्रेगमेंट में लेके चलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर मेरी फील्ड कॉम्प्रोमाइज़ ना हो तो मेरे बच्चे भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। उसके लिए मैं ये करती हूँ कि मैं 2 दिन जो है वो क्लिनिक से ऑफ करती हूँ, और वो मेरी फैमिली का और मेरे बच्चों के दिन होते हैं। सैटरडे संडे जो है वो उनके साथ गुजारती हूँ, वेडनेसडे का दिन भी उनके साथ गुजारती हूँ। तो ये है कि एक मैं बिलीव करती हूँ, और बल्कि लोगों को भी ये बात बताना चाहती हूँ कि आपका क्वांटिटी ऑफ टाइम मैटर नहीं करता, क्वालिटी ऑफ टाइम आपका जो है वो मैटर करता है। आप अपने बच्चों के साथ जो भी टाइम गुजारें वो आपका क्वालिटी टाइम होना चाहिए, चाहे वो कम अमाउंट में ही हो। तो कोशिश कीजिए कि हर चीज़ को बैलेंस कर सकें।